मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज आपके लिए समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी 2023 के लिए मैं लेकर के आया हूं अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ध्यान दीजिएगा। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। विधि निर्माता थे। विधि निर्माता थे मनु। देखिए, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? वो थे मनु। विधि का मतलब होता है कानून। आगे ध्यान दें, इनके अलावा राजशेखर विज्ञानेश्वर। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु, राजशेखर और विज्ञानेश्वर। सबसे बड़ी नदी दक्षिण भारत की अगर आ जाए तो गोदावरी। उत्तर भारत की आ जाए तो गंगा जी। और अगर विश्व की आ जाए तो इसमें आपको ध्यान देना है, चौड़ाई में अगर पूछी जाए तो अमेजन। और अगर लंबाई में पूछी जाए तो नील नदी। अब यहां पर देखिए, इन नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। गुप्त काल की जो मूर्तियां हैं उनमें गंगा को किस पशु पर दिखाया गया है और यमुना को किस पर दिखाया गया है? तो यहां पे आपको ध्यान देना है, मकर वाहिनी गंगा। तो गंगा जी किस पर सवार है? मगरमच्छ पे। और कूर्म यानी कछुआ। कूर्म वाहिनी यमुना। तो गंगा जी को आपने क्या देखा? गुप्तकालीन मूर्तियों में गंगा जी को किस पर सवार दिखाया गया है? मकर पर। तो मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना। अब देखिए, नील नदी को मिस्र का वरदान कहा गया है। नील की जो घाटी है, ठीक है, तो वरदान किसको है? मिस्र को है। तो नील नदी का उपहार या किसको कहा गया है? मिस्र को कहा गया है। मित्रों देखिए, केंद्रीय सहकारी बैंक का
कार्य क्षेत्र है जनपद स्तर पर। देखिए, जो कोऑपरेटिव का जो ढांचा है, सहकारिता का ढांचा है, वो कैसा है? वो ये है कि जो प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर, यहां पर साधन सहकारी समिति। दूसरा है केंद्रीय स्तर, ये आपका जनपद स्तर और राज्य स्तर, ये आपका राज्य सहकारी बैंक। देखिए, आप देखेंगे कि गांव में साधन सहकारी समिति होती है, जहां से किसानों को बीज, खाद इत्यादि मुहैया कराई जाती। उसके बाद आपके जिले में कोऑपरेटिव बैंक है, जिला सहकारी बैंक, जिस पे अध्यक्ष बनने के लिए कितनी राजनीति होती है, इसका अंदाजा आपको नहीं है। सत्ताधारी दल, विपक्ष, सबके प्रत्याशी आपस में इस तरीके से भिड़ते हैं जैसे कोई लोकसभा या विधानसभा का चुनाव, और उसके ऊपर होता है राज्य सहकारी बैंक। मैं आपको एक घटना बताऊं, जब स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के प्रथम बार मुख्यमंत्री बने, तो उनके अनुज श्री शिवपाल यादव जी राज्य सहकारी बैंक उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे। अब यहां पर प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्य क्षेत्र क्या है? तो यह है मित्रों, मध्यवर्ती स्तर, जनपद स्तर। यहां पर चूंकि शब्द केंद्रीय लग गया है, तो आप रिजर्व बैंक मत उसको समझ लीजिए, यहां पर कोऑपरेटिव भी लगा हुआ है, कोऑपरेटिव बैंक्स। तो केंद्रीय सहकारी बैंक जब पूछा जाए, तो आप जनपद स्तर पर जो आपके जिले की कोऑपरेटिव बैंक है, उसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है मित्रों। लीड बैंक योजना का प्रारंभ, लीड बैंक योजना का प्रारंभ 1969 में किया गया। 1969 में। अब लीड बैंक में कौन सी बैंक कार्य करती है? तो इस कार्य के लिए नामित बैंक, चाहे मित्रों लीड बैंक लिख करके आ जाए और चाहे अग्रणी बैंक लिख करके आ जाए, एक ही है वो, अग्रणी बैंक। देखिए, ये हर जनपद के लिए अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश में रायबरेली जनपद है, तो रायबरेली जनपद का जो लीड बैंक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है। इसी तरीके से मिर्जापुर है, तो मिर्जापुर में लीड बैंक आपका इलाहाबाद बैंक है। तो जिले में जितनी बैंकें हैं, उनमें समन्वय बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए लीड बैंक को रखा गया है कि कॉमर्शियल बैंक में से ही
एक बैंक को नामित करके उसका लीड बैंक बना दिया जाए, ताकि अन्य बैंकों में आपका समन्वय बनाने के लिए ये बैंक कार्य करे। तो लीड बैंक योजना का प्रारंभ कब है? 1969 में। और इस कार्य के लिए नामित बैंक जिसको किया जाएगा वही इसका कार्य करेगा। आगे देखिए, भारत में सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। यह प्रश्न देखिए पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले बैंकों का नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में। और इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का यह कदम बहुत ही सराहनीय रहा और इसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का भी गठन करवाया। उन्हीं के समय में हुआ ये। और राष्ट्रीयकरण से जो आम जनता है उसको बहुत ही लाभ हुआ, बैंकों तक उनकी पहुंच हुई। और वर्तमान समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बैंकों के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनसे जनता तक पहुंच बढ़ी है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। संविधान के साथ धोखा है। देखिए, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। ये किसने कहा? हृदयनाथ कुंजरू ने। हृदयनाथ कुंजरू। ये देखिए, इस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि आपातकाल के समय सारी शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती हैं। आर्टिकल 352। तो ऐसी स्थिति में हृदयनाथ कुंजरू जी का विचार है कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है वो संविधान के साथ एक धोखा है। अब यहां पर मित्रों एक चीज और जानिए कि कुछ लोग कहते हैं कि भारत का संविधान उधार का थैला है, लेकिन आपको परीक्षा में यह बिल्कुल भी नहीं लिखना है, चाहे किसी निबंध में आ जाए या जब आप जीएस का पेपर में लिखेंगे मुख्य परीक्षा में वहां पर आ जाए। आपको बहुत ही संयम के साथ और बीच का रास्ता निकालते हुए आपको लिखना है कि भारत का संविधान उधार का थैला है या नहीं। देखिए, जब उधार लिया जाता है तो पूरा का पूरा एक साथ जो कुछ भी है वो ले लिया जाता है, लेकिन हमारे योग्य, कर्मठ, जुझारू संविधान विशेषज्ञों ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसके आधार पर भारत की सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार जो भी उपयोगी था केवल उसी को ग्रहण किया है। ऐसा नहीं है कि किसी एक देश से पूरा का पूरा संविधान उन्होंने ले लिया है। तो इसलिए मेरे व्यक्तिगत विचार से मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि भारत का संविधान एक उधार का थैला है।
जो खूबसूरत संविधान हमारे संविधान विशेषज्ञों ने हमें दिया है और जिस तरीके से भारत संविधान के आधार पर चलता है, वो खूबसूरती देखते ही बनती है मित्रों। देखिए मित्रों, बीसी अर्थात बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग। यहां पर ध्यान देना है कि पिछड़े वर्ग में कौन कौन शामिल है। पिछड़े वर्ग में और अन्य पिछड़ा वर्ग में अंतर है। लोग बीसी और ओबीसी को एक साथ मिला देते हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो पिछड़ा वर्ग है उसमें कौन कौन शामिल है। सबसे पहले अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जनजातियां, महिलाएं किसी भी वर्ग की हों, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, दिव्यांग। तो अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, महिलाएं, दिव्यांग, बच्चे और अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। तो ये एक सामाजिक अवधारणा है कि पिछड़ा वर्ग हम किसको कहेंगे। तो अगर आपसे केवल पिछड़ा वर्ग पूछा जाता है तो उसमें दिव्यांग, बच्चे, महिलाएं, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल होंगे। और ओबीसी जब लिखा हो यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, तो वहां पर आप केवल और केवल अन्य पिछड़ा वर्ग से आप उनको चिन्हित करेंगे। आपको मालूम है मित्रों, संविधान का अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 340, इसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है। और यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि भारत के पहले अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर थे। पंडित नेहरू के समय में यह आयोग गठित हुआ। उसके बाद बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल वो नाम है जो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। और मोरारजी देसाई की सरकार जब बनी 1977 में, तब उन्होंने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया बीपी मंडल की अध्यक्षता में। और जब रिपोर्ट आई तब मोरारजी की सरकार गिर चुकी थी। उसके बाद मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी कि जिसमें 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया जाएगा, उस रिपोर्ट को लागू किया विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। लेकिन आज लोग विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम नहीं जानते। 27% आरक्षण देने के बदले वो कुर्बानी थी जिससे वीपी सिंह की सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी ने मंडल और कमंडल के मुद्दे पर तत्कालीन वीपी सिंह सरकार को गिरा दिया था। देखिए मित्रों, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये क्या है जानते हैं आप? उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, कोरिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा है।
की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। देखिए, उत्तर कोरिया को कौन नहीं जानता। किम जोंग साहब नाश्ता कम करते हैं, मिसाइल ज्यादा छोड़ते हैं। आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। तो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब देखिए, रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ रेखा किसके किसके बीच की सीमा है, मैं ये बताने वाला नहीं। ये आपको मालूम है, और अगर नहीं मालूम तो खोजने का प्रयास करिए। मित्रों उठो, हो गया सवेरा, जाग उठो। 322 पद समीक्षाधिकारी का, और बगैर इंटरव्यू की परीक्षा, 4800 पे ग्रेड राजपत्रित पद, यह सिर्फ और सिर्फ समीक्षाधिकारी में ही आपको संभव है मित्रों। ये समुद्री वातावरण में, समुद्री वातावरण में, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं कौन कौन होते हैं मित्रों, आपको मालूम है? फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन, जिसको आप वनस्पति लवक भी कहते हैं। देखिए, होता क्या है मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको सबसे पसंदीदा मिठाई कौन सी है, तो जो भी आपकी मिठाई पसंद है, आप रसगुल्ला खाते हैं। आपको सुबह रसगुल्ला दिया जाए, शाम को रसगुल्ला दिया जाए, दोपहर को रसगुल्ला दिया जाए, भर भर कटोरे, कितना खाएंगे मित्रों? सबसे अच्छी मिठाई भी आपको देखने का मन नहीं करेगा दूसरे दिन। लेकिन रोटी दाल चावल सब्जी आप सदाबहार खाते हैं, पूरा वर्ष भर खाते हैं, लेकिन ऊबते नहीं है मित्रों। कम खाएं ज्यादा खाएं अलग बात है। आजकल कुछ लोग डाइटिंग की सलाह भी देते हैं, मुझे भी देते हैं कि चावल न खाइए, लेकिन क्या करें मित्रों, खाना ही पड़ता है, क्योंकि ये आपका मूलभूत आहार है और इससे आप कभी नहीं उबेंगे। दूसरी तरफ आप मछली को दाना डालिए, उसकी जगह लैया आटे की गोलियां आप डालते होंगे तो बड़ी तेजी में ऊपर आती हैं, खाती हैं वो। लेकिन कब तक? आप सोच रहे होंगे कि दाना तो आर्टिफिशियल है, मैं इनको आटे की गोलियां खिलाती हूं, खिलाइए, लेकिन वो उनका आर्टिफिशियल फूड है, नेचुरल फूड नहीं है मित्रों। इसी तरीके से सुअर, कुछ लोग सुअर पालते हैं, उनको गाजर खिलाते हैं, अन्य चीजें खिलाते हैं, तो उनको लगता है कि सुअर बहुत अच्छा आएगा, वो मल ना खाए। लेकिन नहीं, उसका असली खाना तो वही है जो आप सुबह सुबह। तो ऐसे हालात में जो मूल है उसको आपको बनाना पड़ेगा। तो समुद्री वातावरण में जो प्राथमिक उत्पादक है मित्रों, तो वो फाइटोप्लैंक्टन्स है, जो समुद्र के अंदर घास होती है, काई होती है, उनको वो जीव खाते हैं। और दूसरा आपका जंतु प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स दोनों होते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स।
ठीक है। अब यहां पे आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि जंतु प्लवक और वनस्पति प्लवक दोनों के दोनों आपके समुद्री वातावरण में मिलेंगे, और जो जीव हैं, पशु हैं, उसके अंदर समुद्री जीव हैं, वो उसको खाएंगे। ठीक है मित्रों, तो यहां पर समुद्री वातावरण में प्राथमिक उत्पादक क्या है या उनका मूल आहार क्या है? फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स। हाई सिक्योरिटी एनिमल, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज, एनिमल डिसीज लेबोरेटरी। तो हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी ये मित्रों जानते हैं कहां पर है? ये मित्रों स्थित है भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। तो हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी स्थित है भोपाल। देखिए मित्रों, अरहर, अरहर का जन्म स्थान, तो मित्रों अरहर का जन्म स्थान कहां है? ये भारत में, भारतवर्ष। तो अरहर का जन्म स्थान कहां है? भारतवर्ष में है। यहां पर एक चीज आप और ध्यान दें कि पदार्थ के प्राथमिक रंग, पदार्थ के प्राथमिक रंग, पदार्थ के प्राथमिक रंग हैं लाल, नीला और पीला। लाल, नीला और पीला, लाल, नीला और पीला। प्रकाश के प्राथमिक रंग, प्रकाश के प्राथमिक रंग, प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं लाल, नीला और हरा, लाल, नीला और हरा। तो अगर आपसे मित्रों पदार्थ के पूछा जाएगा तो लाल, नीला, पीला, और अगर प्रकाश का पूछा जाएगा तो लाल, नीला, हरा। देखिए, विक्रम संवत, विक्रम संवत और शक संवत, विक्रम संवत और शक संवत में प्रारंभ में कितने वर्षों का अंतर है? कितने वर्षों का अंतर है? तो मित्रों 135 वर्षों का, 135 वर्षों का। विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है मित्रों? तो वो आपका है 135 वर्षों का। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि विक्रम संवत के प्रारंभ में और शक संवत के प्रारंभ में अंतर कितना है? तो 135 वर्षों का अंतर है मित्रों। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का विजेता,
ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, कंगारुओं ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ने भारत को हराकर जीता, भारत को हराकर जीता। ये बताने लायक चीज नहीं है, इंपॉर्टेंस कहां पर है। ऑस्ट्रेलिया ने ये खिताब अब तक कितनी बार जीता है? तो छठवीं बार जीता है, छठवीं बार जीता है, छठवीं बार जीता है मित्रों। क्या आप बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पहली बार विश्व कप का विजेता कब बना था? मुझे अच्छी तरह याद है मित्रों, 1987 रिलायंस कप, 1987 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप को जीता था। देखिए मित्रों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज तो थी ही, अब ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आ चुकी है। इसको आप ध्यान से देखें और याद करते रहें मित्रों। बस आज के लिए इतना ही।